बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान हिस्ट्री का टॉपिक करेंगे हम। आज हम नवाज शरीफ साहब का जो टेन्योर है वो डिस्कस करेंगे। नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान के वो वाहिद वज़ीर आज़म हैं जो 3 दफ़ा वज़ीर आज़म बने। ये वाहिद जो है ना जी, नवाज शरीफ साहब हैं जो 3 दफ़ा 3 टर्म जो है इन्होंने 3 दफ़ा ये प्राइम मिनिस्टर बने। टर्म तो इनकी पूरी नहीं हुई, लेकिन 3 दफ़ा ये प्राइम मिनिस्टर बने। ओवरऑल अगर इनका जो टोटल प्राइम मिनिस्टर का टेन्योर है उसे जमा किया जाए तकरीबन कोई 8 साल बनते हैं। लॉन्गेस्ट टेन्योर भी इन्हीं का ही है ओवरऑल, और सबसे ज़्यादा टर्म भी इन्हीं की ही है एज ए प्राइम मिनिस्टर। तो ये नवाज शरीफ साहब जो है ना जी 1949 में पैदा हुए थे। इनकी डेट ऑफ बर्थ है जी 25 दिसंबर 1949। 25 दिसंबर की भी डेट याद रखना चाहे तो रख लें, वैसे ज़रूरत नहीं है। लाहौर में इनका जो पॉलिटिकल कैरियर है वो जनरल ज़ियाउल हक साहब जो थे उनकी कैबिनेट से शुरू हुआ। तो ये सबसे पहले फाइनेंस मिनिस्टर बने थे। फाइनेंस मिनिस्टर बने पंजाब कैबिनेट में। पंजाब की जो कैबिनेट है उसमें ये सबसे पहले क्या बने, फाइनेंस मिनिस्टर बने। कौन से साल में? 1981 से लेके 1985 तक। 1981 से लेके 1985 में जनरल ज़ियाउल हक के अंडर जो है ना, तो ये जो है ना फाइनेंस मिनिस्टर से इन्होंने अपना पॉलिटिकल कैरियर स्टार्ट किया। उसके बाद ये सीएम बने पंजाब के। सीएम बने पंजाब के ये बने जी 1885 में, और ये 1889 तक रहे, 1888 तक रहे। पहले 1888 तक रहे, फिर दोबारा से जब इलेक्शन होंगे बेनज़ीर जब प्राइम मिनिस्टर बनेगी तो उस वक्त भी ये दोबारा से बनेंगे। 1988 से लेके 1990 तक ये टेन्योर है इनका सीएम का, एज ए सीएम पंजाब। एज ए सीएम पंजाब जो है ना ये 2 टर्म इन्होंने गुजारी। ये ज़िया साहब के साथ गुजारी पहली टर्म 1885 से लेके 1888 तक ये पंजाब के सीएम रहे। उसके बाद फिर ये दोबारा से जब इलेक्शन हुए तो बेनज़ीर साहिबा जब प्राइम मिनिस्टर थी तो उस वक्त सीएम पंजाब के कौन बने थे? नवाज शरीफ साहब बने। उसके बाद ये प्राइम मिनिस्टर बने 1990 में जी, पीएम। ये प्राइम मिनिस्टर बने 1990 में, और ये 1993 तक चलेंगे। 1993 तक ये पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर रहेंगे। इनकी फर्स्ट टर्म थी ये, एज ए प्राइम मिनिस्टर इनकी फर्स्ट टर्म थी ये। लिखने जरा, फर्स्ट टर्म जो थी इनकी एज ए प्राइम मिनिस्टर 1990 में शुरू हुई। बेनज़ीर को जब हटाया गया करप्शन के केसेस में, उसके बाद जब दोबारा से इलेक्शन हुए तो प्राइम मिनिस्टर बने 1990 में, 1993 तक रहेंगे। अच्छा, गुलाम इसहाक खान साहब जो थे ये जो थे ना जी, ये सदर थे इनके दौर में भी और बीबी के दौर में भी। गुलाम इसहाक खान लिख लेगा, गुलाम इसहाक खान। गुलाम इसहाक खान साहब जो थे ये क्या थे जी? प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान थे। क्या थे जी? ये प्रेसिडेंट बनेंगे, पाकिस्तान के प्रेसिडेंट थे, ये पहले से ही मौजूद थे। तो इस तरह से इनके पास हुकूमत आ गई। हुकूमत आने के बाद इनके कारनामे कौन कौन से थे? तो सबसे पहला जो इसका कारनामा है वो लिखें जी, प्राइवेटाइजेशन। इन्होंने क्या करना जी? देखिए, भुट्टो साहब जब आए थे या पीपल्स पार्टी का जो मंशूर हुआ वो नेशनलाइजेशन का था। ये जो प्राइवेट इंडस्ट्री है उन्हें नेशनलाइज किया जाए, कौमी धारे में लाया जाए और उन्हें चलाया जाए और मुनाफा बख्श बनाया जाए। तो भुट्टो साहब ने नेशनलाइजेशन की अपने दौर में। फिर बीबी का जो दौर था, इससे पहले नवाज शरीफ से पहले बीबी बेनज़ीर साहिबा का दौर था। उनके दौर में भी प्राइवेटाइजेशन हुई कुछ हद तक, लेकिन अब इन्होंने आके क्या किया, नवाज शरीफ साहब ने, इनकी इंडस्ट्री भी एक थी जो भुट्टो साहब ने नेशनलाइज कर दी थी, मतलब गवर्नमेंट के अंडर ले आए थे उसे। तो इन्होंने क्या करना शुरू किया, उन्हें मतलब आप ये कह लें कि प्राइवेटाइजेशन शुरू कर दिया। उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया जी? प्राइवेटाइजेशन शुरू कर दिया। कि मतलब वो जो इंडस्ट्रीज थी उन्हें क्या करना शुरू कर दिया, दोबारा से प्राइवेट इदारों को बेचना शुरू कर दिया, प्राइवेट लोगों को बेचना शुरू कर दिया। तो ये इनका लिखिएगा जी, पूछा गया पेपर में कि इन्होंने जो है ना
ये डी नेशनलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन या फिर डी नेशनलाइजेशन का लफ्ज यूज करेगा वो, लिख लेना। ये शुरू की गई थी 1991 में। 1991 में ये पूछा गया था पेपर में कि जी डी नेशनलाइजेशन कब शुरू की नवाज शरीफ ने, तो 1991 में, 1991 की ये बात है। इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया था जी, डी नेशनलाइजेशन शुरू कर दिया आके। उसके बाद इन्होंने एक और साइंटिफिक रिसर्च के हवाले से एक जो है ना इनका जो मंसूबा है उसके बारे में कमीशन पूछता है, वो है जी जिना स्टेशन। लिखे जरा, जिना स्टेशन, जिना स्टेशन ये बनाया गया जनवरी 1991। कहाँ? अंटार्कटिका पे, अंटार्कटिका। अंटार्कटिका आपको पता है कि 7वां बराआज़म में है, जहाँ पे कोई नहीं रहता, बर्फ है सारी। तो इस दौर में मुख्तलिफ मुल्कों के जो है ना यहाँ से साइंटिफिक मिशन जा रहे थे वहां अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। तो पाकिस्तान ने भी उन दिनों में अपना मिशन भेजा और जीना स्टेशन कायम किया गया। कहां पे? अंटार्कटिका पे। कब? 1991 के अंदर ये सवाल पूछा गया कि जीना स्टेशन कब बनाया गया? 1991 में बनाया गया। तो पाकिस्तान का वाहिद मिशन जो अंटार्कटिका पे हमने बनाया था उसका क्या नाम था? जीना स्टेशन हमने वहां बनाया था 1991 के अंदर। ये भी इनके कारनामों में आता है। उसके बाद एक इरसा बनवाया इन्होंने, इरसा, इधर लिख देता हूं मैं, इरसा। इरसा है जी आपका इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी। ये इरसा बनेगा हमारे पास, इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी। ये क्या, ये कब बना, कौन से साल में बना? इरसा के बारे में एक तो सवाल पूछा है कौन से साल में बना, दूसरा 1992 के अंदर बनाया गया। बेसिकली ये क्या था, जो दरिया सिंध है उसका जो पानी है आ रहा था, उसकी तकसीम का जो है ना सूबों के अंदर झगड़ा था। सिंध कहता था कि हमें थोड़ा दिया जा रहा है, पंजाब हमारा पानी इस्तेमाल कर लेता है। इस तरह से सूबों के अंदर सिंध का जो पानी था उसके इस्तेमाल के ऊपर क्या था, एक झगड़ा था। उस झगड़े को खत्म किया गया और इरसा बनाया गया। इसमें जो है ना सूबों में जो पानी की तकसीम है वो किस तरह से की गई, 47% दिया गया पंजाब को। पंजाब को दिया गया कितने परसेंट? 47%, क्योंकि पंजाब की लैंड ज्यादा है, इरिगेशन लैंड जो है वो ज्यादा है। उसके बाद 42% दिया गया सिंध को। सिंध में जो इरिगेशन लैंड है उसको कितना दिया गया जी? 42%। उसके बाद जो है ना जी आपका आ जाएगा केपीके, केपीके, केपीके को दिया गया जी 7%, 8%, 8%। केपीके को 8%। और जो आपका रह गया बलूचिस्तान, बलूचिस्तान को दिया गया 3%। ये परसेंटेज भी आपको पता होनी चाहिए, इसके बारे में पूछा जा सकता है आपसे कि जो इरसा है उसके मुताबिक पंजाब को कितना शेयर मिला दरिया सिंध के पानी का, सिंध को कितना मिला, केपीके को कितना मिला और बलूचिस्तान को कितना मिला। तो ये 2, 3, 4 इसके कारनामे थे। फिर इन्हें निकाल दिया गया करप्शन के ऊपर। जो गुलाम इसाक खान जो प्रेसिडेंट थे पाकिस्तान के, इन्होंने क्या किया था, जो असम्बलियां तोड़ दी थी, इन्होंने असम्बली तोड़ दी करप्शन के केसेस के ऊपर। करप्शन का केस क्या था जी, एक जो है ना कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी थी जिसमें गवर्नमेंट ने, नवाज शरीफ की हुकूमत ने लोगों से पैसे लिए, तकरीबन 7 लाख लोगों से घर बनाने के नाम पे पैसे लिए गए। वो पैसे लेके सारे के सारे शरीफ खानदान ने वो सारे किधर डाल दिए, अपने इत्तेफाक फाउंड्री में डाल दिए। लोगों को घर नहीं मिले। वो एक स्कैंडल आ चुका था करप्शन के, मतलब एक स्कैंडल था ये। बाद में फिर वो पैसे थोड़े थोड़े करके इन्होंने जब मुनाफा वहां से कमा लिया फिर थोड़े थोड़े करके वापस किए। तो इस करप्शन के केस और भी करप्शन के बहुत सारे केसेस थे। तो गुलाम इसाक खान ने क्या किया जी, असम्बलियों को तोड़ दिया। असम्बलियों को तोड़ दिया तो नवाज शरीफ साहब अदालत गए। जब अदालत गए तो वहां से जो है ना अदालत ने क्या किया, असम्बलियों को बहाल कर दिया। 40 दिनों के बाद केयर टेकर गवर्नमेंट आ चुकी थी तो अदालत ने क्या किया, दोबारा से असम्बलियों को बहाल कर दिया। और फिर उसके बाद एक कक्कड़ फार्मूला आएगा। उस वक्त उस दौर में जो आर्मी चीफ थे वो थे अब्दुल हमीद काकड़, अब्दुल वहीद काकड़, अब्दुल वहीद काकड़ साहब थे। तो काकड़ फार्मूला आपने सुना होगा अक्सर। तो काकड़ फार्मूला क्या था, उन्होंने जो है आर्मी ने क्या किया, प्रेशर बनाया नवाज शरीफ के ऊपर भी और गुलाम इसाक खान के ऊपर भी कि जो है ना जी नए इलेक्शन की तरफ जाओ। तो फिर गुलाम इसाक खान भी रिजाइन करके घर गया और नवाज शरीफ साहब भी घर गए। इस तरह से दोनों ये घर चले जाएंगे। ये जो दोनों का घर जाने का जो मतलब है कि जो राजी किया गया इस फार्मूले के ऊपर, इसे काकड़ फार्मूला कहा गया। तो इस तरह से जो है ना दोनों घर चले जाएंगे। उसके बाद दोबारा से इलेक्शन होंगे।
जब इलेक्शन होंगे तो कौन जीत के आएगा? पीपल्स पार्टी जीत के आएगी, बेनजीर दोबारा से प्राइम मिनिस्टर बनेगी। तो बेनजीर का टेन्योर मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ। उसके बाद फिर बेनजीर के बाद फिर दोबारा से बेनजीर की भी जो हुकूमत है उसे गिरा दिया जाएगा। फारूक लगारी हुकूमत तोड़ देगा 1997 में, 1996 में फिर दोबारा इलेक्शन होंगे तो दोबारा से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब आ जाएंगे। कब? 1997 में। तो ये फर्स्ट टर्म थी। फर्स्ट टर्म के बारे में यही इवेंट मेन है जिनके बारे में कमीशन पूछ सकता है। उसके बाद हम सेकंड टर्म को डिस्कस करते हैं। इसे मैं रेज करता हूं। उसके बाद सेकंड टर्म शुरू हो जाएगी। तो सेकंड टर्म जो शुरू होगी नवाज शरीफ साहब की एज ए प्राइम मिनिस्टर, तो वो 1997 से लेके 1999 तक ये सेकंड टर्म है जी। ये जो नवाज शरीफ साहब की सेकंड टर्म होगी, सेकंड टर्म होगी। तो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट गई थी, क्योंकि पीपल्स पार्टी के गवर्नमेंट के ऊपर भी इल्जाम यही लगे थे कि ये इन्होंने क्या किया, करप्शन की है। क्योंकि ये बीबी के साथ आसिफ अली जरदारी साहब थे, गवर्नमेंट में बैठे थे, और ये मशहूर हो गए थे मिस्टर 10%। सऊदी अरब के साथ कोई बातचीत चल रही थी, तो वहां से जो है ना कहा जाता है कि 10% मांगा गया उनसे कि हमें कमीशन दिया जाए। तो वो बात फिर बाहर निकल आई, तो जरदारी साहब मशहूर हो गए मिस्टर 10%। तो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर जो प्रेसिडेंट थे वो फारूक लगारी साहब बैठे हुए थे। कौन बैठे हुए थे जी? फारूक लगारी साहब बैठे हुए थे जी। ये पीपल्स पार्टी के थे। तो फारूक लगारी साहब ने क्या किया, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट को, बीबी शहीद बेनजीर की गवर्नमेंट को गिरा दिया करप्शन के इल्जामात में। और उसके बाद दोबारा इलेक्शन हुए। इलेक्शन हो जब होंगे तो फिर नवाज शरीफ साहब हुकूमत में आएंगे। तो हुकूमत में जब आइए 97 से 99 तक का इनका टेन्योर होगा दोबारा से। तो इन्होंने सबसे पहले क्या किया जी, मोटरवे बनाना शुरू की। मोटरवे बनाना शुरू की इन्होंने। याद रखिएगा मोटरवे के बारे में सवाल पूछा तो 1997 में इन्होंने M2, ऐसे 1992 में इन्होंने शुरू किया था इसे, लेकिन आगे चल के जो है ना ये काम नहीं हुआ। और उसके बाद फिर जो है ना ये 1992 में जाके फिर प्रॉपर इन पे काम शुरू हुआ। उसके बाद इन्होंने जो है ना, आप ये देखें कि अदालत के ऊपर हमला, उसे देख लेते हैं जी। हाँ जी, आदलिया के ऊपर हमला किया इन्होंने। इसके बारे में सवाल पूछा जा सकता है 1997 में, क्योंकि आजकल ये खबरों में है। 1997 में जस्टिस थे सज्जाद अली शाह, जस्टिस सज्जाद अली शाह साहब थे जी, चीफ जस्टिस थे ये। तो इनके नवाज शरीफ साहब का एक केस चल रहा था उसका कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का। तो नवाज शरीफ साहब चाहते थे कि ये जो जस्टिस सज्जाद अली शाह साहब हैं ये इस केस को ना सुने और इस केस को क्या कर दें, पेंडिंग कर दें। जस्टिस सज्जाद अली शाह के साथ वैसे भी नून लीग की नवाज शरीफ साहब की एक दुश्मनी चलती आ रही थी पीछे बैकग्राउंड में, क्योंकि पिछली गवर्नमेंट जब बहाल हुई थी, जो कि अदालत ने बहाल की थी नवाज शरीफ साहब की, तो उस बेंच में ये भी थे। तो ये वो वाहिद जज थे जिन्होंने एक इख्तलाफी नोट लिखा था। मतलब बाकी जो 9 जजेस थे, 9 टोटल थे, उसमें से 8 ने कहा था जी हम बहाल कर रहे हैं गवर्नमेंट को। इसने कहा था, उसने एक इख्तलाफी नोट लिखा था जिस तरह होता है बेंच के अंदर। तो अब ये चीफ जस्टिस थे, जब दोबारा से ये हुकूमत में आए तो इनके साथ वैसे नहीं बनती थी नवाज शरीफ साहब की। तो नवाज शरीफ साहब जो है जिस तरह पॉलिटिकल पार्टीज अपने कुछ गुंडे रखती हैं, तो वो जो है ना जाते हैं डंडे लेके और इसके अदालत के ऊपर हमला कर देते हैं और इसे निकाल देते हैं। तो ये जो अटैक हुआ ये 1997 में हुआ। बाद में फिर नवाज शरीफ साहब ने इसके ऊपर माफ़ी भी मांगी 2006 के अंदर। 2006 में नवाज शरीफ साहब ने इसके ऊपर अपनी माफ़ी मांगी कि हमने गलत किया था, हमें नहीं करना चाहिए था। तो उसके बाद जो इवेंट होगा वो हम देखते हैं कि जो है ना, एक तो लाहौर डिक्लेरेशन होगा। लाहौर डिक्लेरेशन का जो मेन इवेंट है वो होगा। इसमें मैं एक मिनट देखिएगा, देख लूँ जरा तरतीब से और कौन सा क्वेश्चन है। हाँ ठीक है, इसमें देखें कि 13 अमेंडमेंट को जरा हम देख लेते हैं। 13 अमेंडमेंट लिखें जरा,
क्योंकि अब जो नवाज शरीफ साहब थे ना वो क्लियर मेजोरिटी के साथ थे, 2/3 मेजोरिटी थी नवाज शरीफ साहब के पास। तो इन्होंने आज क्या कि 13वीं तरमीम की, क्या थी ये जो एक तरमीम थी, जो 8वीं तरमीम की थी जियाउल हक ने 58(2)B को जो लेके आए थे, 58(2)B को। कि कभी भी जो प्रेसिडेंट है वो असेंबली तोड़ सकता है, तो उससे इसने खत्म कर दिया। क्योंकि फारूक लगारी ने भी गवर्नमेंट तोड़ी, किसकी, पीपल्स पार्टी की। करप्शन के केस के ऊपर बीबी शहीद भी गई थी अदालत, जिस तरह नवाज शरीफ केस लेके गया था, नवाज शरीफ साहब की हुकूमत को बहाल कर दिया था अदालत ने, जबकि बीबी शहीद की जो गवर्नमेंट थी उसे बहाल नहीं किया था। तो आपको पता है शरीफ फैमिली जब इंसाफ लेना चाहती है तो अदालत में उन्हें इंसाफ मिल जाता है। तो नवाज शरीफ की गवर्नमेंट को बहाल कर दिया था, लेकिन पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट को बहाल नहीं किया उसी अदालत ने। तो ये जो 58(2)B का जो कानून था, ये जो है ना कि कोई भी सदर असेंबली तोड़ सकता है जब चाहे। करप्शन के इल्जाम के ऊपर गुलाम इसाक खान ने 2 असेंबलियां तोड़ी, अब फारूक लगारी ने तोड़ दी। तो अब जो है ना इस कानून को खत्म करना जरूरी था। तो ये नवाज शरीफ साहब का ये अच्छा कारनामा था कि इन्होंने क्या किया, 13 अमेंडमेंट करके वो जो 58(2)B था उसे खत्म कर दिया। सदर के इख्तियारात असेंबली तोड़ने के खत्म कर दिए। ये 18th अमेंडमेंट में किया गया था। 18th अमेंडमेंट में ये जियाउल हक लेके आए थे, जियाउल हक ने जो है ना इसे शामिल किया था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में। खैर ये हो गई। उसके बाद ये 1997 में किया, 1997 में किया। 1998 के अंदर सिंध के अंदर, सिंध में जो है ना गवर्नर राज लगा दिया गया, गवर्नर राज लगा दिया नवाज शरीफ साहब ने। क्योंकि नवाज शरीफ साहब के पास मेजोरिटी थी, तो ये किस्म के अपने आप को जो है ना जी अमीर अल मोमिनीन और जो है ना फिरौन की तरह इनकी तबीयत बन गई थी। तो ये किसी को कुछ नहीं समझ रहे थे। 1998 के अंदर सिंध में इन्होंने गवर्नर राज लगाया। उसके बाद जो है ना क्या होगा जी, उसके बाद लाहौर डिक्लेरेशन पढ़ लेते हैं, ऐलान लाहौर। उसके बारे में सवाल बनते हैं, इसे मैं रेज करता हूँ। ऐलान लाहौर, ऐलान लाहौर जरा देख लें। लाहौर डिक्लेरेशन, ऐलान लाहौर, इसके बारे में पूछा जाता है। तो ये बनेगा आपका फरवरी 1999 की बात है, फरवरी 1995 की बात है। ये अटल बिहारी वाजपेयी साहब जी, अटल बिहारी वाजपेयी साहब जो थे वाघा के जरिए बाय रोड, वाघा के जरिए लाहौर आ गए थे। कहाँ है लाहौर है, किससे, वाघा के जरिए बस लेके आए थे, दोस्ती बस। एक बस लेके वाघा बॉर्डर के जरिए लाहौर पहुंचे, नवाज शरीफ साहब से मिले और एक अच्छी शुरुआत हुई इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशनशिप को बेहतर करने की, कि हमें जो अपने मसाइल हैं उन्हें हल करके आगे चलना चाहिए। हम आपस में एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन से हम अपने मसाइल भी हल कर सकते हैं और आगे भी कर सकते हैं। इसी को कहा गया ऐलान लाहौर। क्या कहा गया इसे, ऐलान लाहौर या लाहौर डिक्लेरेशन कहा गया, जो कि फरवरी 1999 के अंदर हुई। तो ये बहुत अच्छी शुरुआत थी। लेकिन आगे चल के कारगिल ऑपरेशन शुरू हो जाएगा, आगे चल के कारगिल ऑपरेशन शुरू हो जाएगा जी। ऑपरेशन या कारगिल वार कहने इसे आप, कारगिल वार। तो ये मई में शुरू होती है, मई 1999 के अंदर, और ये जून जुलाई तक चली जाएगी, जुलाई 1999 तक चलेगी। तो ये कारगिल के ऊपर मुशर्रफ साहब इस दौर में आर्मी चीफ थे। तो कारगिल के ऊपर जो ऑपरेशन लॉन्च किया गया और उनकी जो सप्लाई लाइन काटी गई और काफी सारे एरिया के ऊपर कब्जा कर लिया गया इंडिया के, उस दौरान जो है ना प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब थे। तो अमेरिका की तरफ से प्रेशर आया, इंडिया की तरफ से भी प्रेशर था बहुत ज्यादा। तो नवाज शरीफ साहब पीछे हट गए और जो है ना वाशिंगटन डिक्लेरेशन हुआ, वाशिंगटन गए, वहां अमेरिका की तरफ से बहुत ज्यादा दबाव था और वहीं पे बैठ के अमेरिका ने ऐलान करवाया नवाज शरीफ साहब से कि हम क्या कर रहे हैं, अपनी फौजें वापस बुला रहे हैं। तो जब हम जा चुके थे उनके बहुत सारे एरियाज में कब्जा कर चुके थे, जब वहां से आर्मी को वापस बुलाने का फैसला किया गया। जब कोई भी आर्मी वापस हटती है तो मुखालिफ जो आर्मी थी वो क्या करती है, अटैक करते हैं। इस तरह से हमारे हजारों के हिसाब से जो फौजी थे वो शहीद हो गए। वापसी हटते हुए बहुत बड़ी तादाद में जो है ना शहीद हुए हमारे जो आर्मी के अफसरान थे। तो ये नवाज शरीफ साहब का इसमें मौक़िफ़ ये था कि मुझे बताया गया था कि छोटा सा एक ऑपरेशन है, लेकिन ये तो अब जंग शुरू हो गई है। अब जंग शुरू हुई तो मतलब जंग के बारे में तो मुझे नहीं बताया गया था, तो इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसे ख़त्म कर रहा हूँ, अपनी आर्मी को वापस बुला रहा हूँ।
तो इसीलिए यहीं से मुशर्रफ साहब के और नवाज शरीफ साहब के इख्तलाफात शुरू होंगे, इसी कारगिल ऑपरेशन के ऊपर या कारगिल वार की वजह से। आगे चल के जो होगा ये कूक हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी, कू हो जाएगा। इसे मैं रेज करता हूँ। अब देखें, अब यहाँ से जब इख्तलाफात शुरू हुए नवाज शरीफ साहब के और मुशर्रफ साहब के, तो नवाज शरीफ साहब की कोशिश थी कि कोई बहाना बना के किसी तरीके से मुशर्रफ साहब को आर्मी चीफ से हटा दिया जाए। अब वो इस बहाने की तलाश में थे और इस बात को मुशर्रफ साहब भी समझ गए थे कि मुझे किसी वक्त भी हटाया जा सकता है, तो उन्होंने भी अपना प्लान तैयार किया हुआ था। तो मुशर्रफ साहब गए हुए थे श्रीलंका, वहां से वापस आ रहे थे, तो वापस आने से पहले ही जो है नवाज शरीफ साहब ने क्या किया, मुशर्रफ साहब को मतलब है कि हटा दिया और उनकी जगह पर नया आर्मी चीफ लगा दिया। अब मुशर्रफ साहब के जहाज को लैंड नहीं करने दिया गया, उतरने की इजाजत नहीं मिली पाकिस्तान में, और जो है ना फिर ये जो है ना सिंध में जाके उतारा इन्होंने और कहा गया कि ये इंडिया उतर जाए या किसी और मुल्क में चला जाए। खैर जी, इस तरह से जबरदस्ती जहाज उतार लिया गया कराची। और उसके बाद क्या हुआ जी, मुशर्रफ साहब ने क्या किया जी, 12 अक्टूबर कर दिया। क्या कर दिया? 12 अक्टूबर कर दिया। लिख लें जरा, 12 अक्टूबर 1999। याद रखिएगा, मुशर्रफ साहब ने क्या लगाया, मार्शल लॉ लगाया, कू हो गया, नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट को घर भेज दिया गया और नवाज शरीफ साहब को अरेस्ट कर लिया गया 13 अगवा केस के अंदर। और इन्हें जो है ना जी 7 साल की, पता नहीं 21 साल की मेरे ख्याल से सजा दी गई कि जो आपको जो है ना जी आपने क्या किया जी, एक आर्मी चीफ का जो त्यारा है उसे अगवा करने की कोशिश की। तो इस तरह से नवाज शरीफ साहब की जो दूसरी गवर्नमेंट थी उसे भी गिरा दिया गया, उसे भी गिरा दिया गया। मुशर्रफ साहब का मार्शल लॉ आ गया और फिर मुशर्रफ साहब चलेंगे। और उसके बाद नवाज शरीफ साहब का जो तीसरी टर्न्योर है वो हम डिस्कस करते हैं, मरेज करता हूँ। मुशर्रफ के ऊपर अलग से लेक्चर दूंगा इंशाल्लाह आपको मैं। उसके बाद इनकी तीसरी टर्म जब शुरू होगी तो ये देखिएगा कि ये जो है ना जी वापस कब, अच्छा अब इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, सजा हुई। उसके बाद ये जो है ना एक मुआहदा करके सऊदी अरब दरमियान में आया, सऊदी अरब ने जो है ना एक मुआहदा करवाया और ये पाकिस्तान से बाहर चले गए, ये पाकिस्तान से बाहर चले गए। कुछ अरसा सऊदी अरब रहे, फिर ये जो है ना लंदन चले गए। वहां से फिर ये वापस आएंगे 2007 में। 2006 के अंदर पहले क्या होगा जी, 2006 के अंदर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी होगी। क्या होगी जी, लिखे जरा, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी होगा, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ किस किस के दरमियान, पीपीपी के दरमियान में और पीएमएलएन के दरमियान में। जी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी ये था कि अब हम में से कोई एक भी पार्टी एस्टेब्लिशमेंट का मोहरा नहीं बनेगी, हम एक दूसरे की हुकूमत को नहीं गिराएंगे, जमहूरी सिस्टम को चलने दिया जाएगा, जमहूरी सिस्टम को चलने दिया जाएगा। और आर्मी के कहने पे आके हम इस्तेमाल नहीं होंगे और एक दूसरी गवर्नमेंट को नहीं गिराए, क्योंकि इससे पहले जितनी भी गवर्नमेंट गिराई जा रही थी, कभी नवाज शरीफ की, कभी बीबी शहीद की, तो वो क्या हो रहा था, एस्टेब्लिशमेंट के जरिए ही ये सारा कुछ हो रहा था, वो ही करवा रही थी। इस तरह से जो है ना इनका चलता रहा। तो अब ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी 2006 में हुआ। कहाँ हुआ, ये सवाल पूछा गया, लंदन में हुआ, ये लंदन में हुआ। उसके बाद एनआरओ होगा जी मुशर्रफ साहब के साथ, एनआरओ नेशनल रिकंसिलिएशन ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस है जी, ये ओसी ऑर्डिनेंस 2007 के अंदर, जिसमें इन्हें इजाजत दी गई। बीबी शहीद को बीबी शहीद बेनजीर भुट्टो को कहा गया कि वो पाकिस्तान आ सकती हैं, तो वो वापस आई। फिर नवाज शरीफ साहब भी आ गए 2007 के अंदर, ये दोबारा से मुल्क में वापस आएंगे। और उसके बाद फिर ये 2013 के अंदर नवाज शरीफ साहब की तीसरी टर्म शुरू होगी एज ए प्राइम मिनिस्टर। इसे मैं रेज करता हूँ, एज ए प्राइम मिनिस्टर जो इनकी टर्म शुरू होगी तीसरी 2013 में। 2013 से लेके 2017 तक, 2017 तक ये थर्ड टर्म थी नवाज शरीफ साहब की, ये थर्ड टर्म थी जी, तीसरी टर्म थी। तो ये जो है ना 2013 में आए और 2017 तक रहेंगे। 2013 में इन्होंने कराची ऑपरेशन शुरू किया। 2013 में इन्होंने क्या शुरू किया जी, कराची ऑपरेशन शुरू किया। लिख लें जरा, मार्कर भी है कराची ऑपरेशन। कराची ऑपरेशन एमक्यूएम के खिलाफ था। उसके बाद 2014 में आपको पता है कि जो है ना क्या हुआ जी, 2014 के अंदर एक तो सी पैक शुरू किया गया। पहले सी पैक को देख लेते हैं, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट। ये स्टार्ट में $40 बिलियन का था ये, लेकिन बाद में ये बढ़ के $62 बिलियन का हो गया। बाद में ये बढ़ के $62 बिलियन का हो गया। सी पैक का जो प्रोजेक्ट था ये शुरू किया गया 2014 में, और इसने मुकम्मल होना है जाके 2030 में। 2030 में इसने मुकम्मल होना है और ये 2047 तक, 47 तक ये चाइना के कंट्रोल में रहेगा। ये चाइना के कंट्रोल में रहेगा सी पैक।
2030 में इसने मुकम्मल होना है, 2047 तक ये चाइना के कंट्रोल में रहेगा, उसके बाद पाकिस्तान के अंदर किया जाएगा। तो सी पैक का माहदा शुरू किया गया और 2014 में ही जो है ना क्या होगा जी, एपीएस हो जाएगा। एपीएस पेशावर, पेशावर आपको पता है स्कूल के ऊपर अटैक हुआ था और 300 के करीब 250-300 के करीब हमारे जो स्टूडेंट थे उन्हें शहीद कर दिया गया था। उसके बाद जैसे ही ये एपीएस हुआ तो फिर नेशनल एक्शन प्लान को लाया गया। किसे लाया गया जी? नेशनल एक्शन प्लान को स्टार्ट किया गया। ये 2015 में शुरू किया गया जनवरी में, लेकिन ऐलान इसका 2014 में कर दिया गया था। पूछा गया पेपर में नेशनल एक्शन प्लान जो था ये कब ऐलान किया गया? इसे ऐलान 2014 में कर दिया गया, दिसंबर में ही। तो ये एपीएस का जो हुआ था पेशावर में अटैक, ये 16 दिसंबर, डेट लिख लें, 16 दिसंबर 2014 की बात है। 16 दिसंबर 2014 को हुआ और दिसंबर 2014 में ही नेशनल एक्शन प्लान को अनाउंस कर दिया गया और 2015 जनवरी 2015 में इस पे अमल दरामद शुरू हो गया। उसके बाद जो है ना जी, इसी में आपको पता है मिलिट्री कोर्स आए, मिलिट्री कोर्स आए, ये भी पूछा जा सकता है 2015 में शुरू किए गए मिलिट्री कोर्स भी 2015 में ही शुरू हुए थे। तो इस तरह से 2014 में हमने दो इवेंट देखे। एक हमने देखा एपीएस का अटैक जो 16 दिसंबर 2014 को हुआ, हमारे जो स्टूडेंट थे उन्हें शहीद किया गया और उसके बाद नेशनल एक्शन प्लान शुरू किया गया और मिलिट्री कोर्स बनाए गए। दूसरा हमने सी पैक को देखा। उसके बाद हम देखते हैं, आगे चलते हैं, तो आगे चल के हम देखते हैं जी जो ना इन्होंने जो बड़ा इनका कारनामा है वो ये है, नून लीग का जो कारनामा है, मतलब नवाज शरीफ साहब का, ये सारे कारनामे ही है। सी पैक ये बहुत बड़ा कारनामा है। उसके बाद जो है हम चलते हैं आगे, तो 2018 के अंदर इन्होंने क्या किया जी, 2018 में इन्होंने फाटा को जम कर दिया। किसे जम कर दिया जी? फाटा को जम कर दिया गया 2018 के अंदर। फाटा को, फाटा को जम कर दिया गया। किसके अंदर जम कर दिया गया जी? केपीके के अंदर, केपीके में जम कर दिया गया फाटा को। ये याद रखिएगा, ये कारनामा भी नून लीग का ही है। जाते हुए जो है ना ये शायद खकान अब्बासी साहब थे उस वक्त प्राइम मिनिस्टर, जो इसे साइन कर गए थे फाटा को। तो फाटा को केपीके का हिस्सा बना दिया गया। उसके बाद इनकी हुकूमत का जाना, नवाज शरीफ साहब का घर जाना, हम देख रहे थे कैसे गए। 2014 के अंदर आपको पता है पनामा लीक्स आई। क्या आई जी? पनामा लीक्स आई 2014 के अंदर। ये इंटरनेशनल पनामा से शुरू हुई थी, इंटरनेशनली थी। उसमें जो है ना नवाज शरीफ साहब का भी नाम आया, फिर केस चला और 2017 18 जुलाई 2017 को नवाज शरीफ साहब को नाअहल कर दिया गया। इनकी गवर्नमेंट, इन्हें गवर्नमेंट से अलग कर दिया गया, नाअहल कर दिया गया और इन्हें सजा हुई 8 साल की, 7 साल की, और उसके बाद ये दोबारा से फिर जेल में चले गए। इस तरह से जो है ना इनका ये तीसरी टर्म पूरी हुई, जेल में गए। उसके बाद आपको पता है कि फिर वो प्लेटलेट्स कम हो गई थी और उसके बाद आजकल जो है ना नवाज शरीफ साहब जो है ना लंदन में है और अब कोशिश कर रहे हैं कि चौथी दफा जो है ना आके पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बने और पाकिस्तान की तकदीर बदले। तो इस तरह से जो है नवाज शरीफ साहब का जो टेन्योर है, तीनों मेरे ख्याल से हमने डिस्कस कर लिए हैं। इसमें से कोई सवाल मैंने नहीं छोड़ा जो पूछा जा सके आपसे। इसमें तकरीबन मेरे ख्याल से सारे इवेंट हो गए हैं। हाँ, एक इवेंट रह गया है, एक इवेंट रह गया है, वो आज हमारे पास जो हमने पाकिस्तान में एटमी धमाके किए थे, वो वाला जो इवेंट है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो ये जो सेकंड टर्म थी जब नवाज शरीफ साहब की, तो उस वक्त इंडिया ने धमाके किए थे 13 मई 1998, पोखरान सेकंड, पोखरान सेकंड किया था। पोखरान वन जो था इन्होंने किया था 1974 में। इंडिया ने जो सबसे पहले एटमी धमाके किए वो 1974 में किए थे। उसके बाद दूसरी दफा इन्होंने 13 मई 1998 के अंदर पोखरान सेकंड किया, दोबारा से एटमी धमाके किए। पाकिस्तान के ऊपर एक प्रेशर था कि पाकिस्तान भी एटमी धमाके करे, तो पाकिस्तान ने भी एटमी धमाके फिर किए। तो ये पाकिस्तान ने किए 28 मई 1998 को चागी में किए हमने धमाके। 28 मई 1998 को कितने धमाके किए हमने? 5 धमाके किए। कितने किए जी? 5 धमाके हमने 28 मई को किए। फिर एक धमाका हमने किया 30 मई को,
तो टोटल हमने कितने धमाके किए जी? टोटल हमने 6 धमाके किए। अगर आपसे पूछा जाए कि 28 मई को कितने किए तो हमने 5 किए। अगर आपको साल बताया जाए कि 1998 में हमने कितने धमाके किए तो तब हमने 6 किए। अगर साल पूछा जाए, कहाँ किए, चावी में किए, डेट भी याद रखिएगा। तो इस तरह से जो है ना पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए। ये जो क्रेडिट है ये नवाज शरीफ साहब का ही है, क्योंकि इनकी गवर्नमेंट थी। तो इस तरह से जो है ना जब हमारे पर फिर पाबंदियां भी लगी और बहुत सारे जो है ना हमने इसका जो है ना नुकसान उठाना पड़ा। तो इस तरह से जो है ना ये नवाज शरीफ साहब के टर्न्योर के जितने भी इम्पोर्टेंट इवेंट थे वो यही थे जो मैंने आपको बताए हैं। यहीं से सवाल बनेंगे, इसके अलावा बाहर शायद मेरे ख्याल से कोई एक आधा सवाल बने या ना भी बने। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।